अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन इजाज़ है और आज की इस वीडियो का बेसिक पर्पस जो है वो इनकम टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स का टेम्पलेट बनाते हुए एक प्रॉब्लम आती है, उसका सलूशन है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो इनकम टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स का टेम्पलेट हम बना रहे होते हैं उसमें हम डाटा जो मेनली उठा रहे होते हैं वो CPR से उठा रहे होते हैं। तो CPRs में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और NTN नंबर है उसका पैटर्न और तरह से है, वहाँ पे आपको चेक डिजिट के साथ देना होता है। और जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का टेम्पलेट होता है उसमें जो है ना वो चेक डिजिट के बगैर आ रहा होता है। तो उसका एक सलूशन जो है वो इन 4 फार्मूलाज की मदद से जो है वो इजीली बन सकता है। इन फार्मूलाज की मदद से आप एक वन क्लिक फार्मूला जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे आपका जो वो फॉर्मेट है NTN और रजिस्ट्रेशन नंबर का वो उस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आ जाता है जिसमें इनकम टैक्स विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में चाहिए होता है। तो इस वीडियो का एजेंडा होगा कि सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि इफ़ फंक्शन क्या करता है, उसके बाद देखेंगे कि लेंथ का फंक्शन क्या करता है, उसके बाद देखेंगे लेफ़्ट का फंक्शन क्या करता है और सब्स्टिट्यूट का फंक्शन क्या करता है। और सबसे एंड में हम देख रहे होंगे कि इन फंक्शंस की मदद से हम कैसे एक वन क्लिक फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर और NTN का जो फॉर्मेट है वो जो इनकम टैक्स विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें आ जाए। तो फंक्शंस को समझने के लिए मैंने छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस बनाई हुई हैं, तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। फंक्शंस में सबसे पहले हम इफ़ का फंक्शन देखेंगे। इफ़ का फंक्शन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो है कंडीशंस वगैरह इन्वॉल्व होंगी। तो बेसिकली इस फार्मूले के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले कंडीशन, आप कोई कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद अगर कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तब आंसर क्या आना चाहिए, एक वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और अगर कंडीशन मीट ना हो तो क्या आंसर आना चाहिए फार्मूले में, तो अब वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। तो इलस्ट्रेशन में ये है कि आपके पास जो डाटा है उसमें आपके पास ऑर्डर नंबर आ रहा है, ऑर्डर प्राइस आ रही है, पेमेंट जो आपने ऑर्डर के अगेंस्ट रिसीव किया वो आ रही है, और फोर्थ कॉलम आ रहा है ऑर्डर स्टेटस का जो कि हमने अपडेट करना है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं जो हमने ऑर्डर स्टेटस में अपडेट करने हैं वो दो हैं बेसिकली। एक डिस्पैच ऑर्डर है। डिस्पैच ऑर्डर हमने कब करना है, जब पेमेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं या तो बराबर हो ऑर्डर प्राइस के या उससे ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे हमने ऑर्डर डिस्पैच कर देना है। और अगर ऑर्डर प्राइस ज़्यादा है और पेमेंट रिसीव्ड उसके अगेंस्ट कम है, तो वहाँ पे हमने क्लियर पेमेंट फर्स्ट जो है वो लिखना है। अब इसमें हमारी जो कंडीशन है फार्मूले की वो इस तरह से बनेगी। हम दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, या तो पेमेंट रिसीव हमारी बराबर हो ऑर्डर प्राइस के या उससे ज़्यादा हो, या हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि पेमेंट जो रिसीव की है वो ऑर्डर प्राइस से कम हो, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जैक्टली फार्मूला देख लेते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन होगा। अगर मैं इफ़ का फार्मूला लगा रहा हूँ तो वो बता रहा है कि चेक्स वेदर अ कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न्स व्हेन वैल्यू ट्रू, मतलब वो एक कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद अगर वैल्यू ट्रू है तो एक वैल्यू देगा, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो एक वैल्यू देगा, अगर कंडीशन फॉल है तो वो एक और वैल्यू देगा। तो हमारी कंडीशन जो है, हम फर्स्ट कंडीशन के साथ चलते हैं। कंडीशन ये है कि अगर पेमेंट रिसीव जो है हमारी बराबर हो या ग्रेटर हो ऑर्डर प्राइस से, तो अगर ये होगा तो हमने वहाँ पे डिस्पैच ऑर्डर लिखना है, वैल्यू ट्रू की जगह पे आ जाएगा डिस्पैच ऑर्डर। और अगर हमारी कंडीशन मीट नहीं हो रही तो वहाँ पे आएगा क्लियर पेमेंट फर्स्ट, क्योंकि अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि जो आपने पेमेंट रिसीव की है वो ऑर्डर प्राइस से कम है, क्योंकि बराबर है और ग्रेटर है का तो कंडीशन तो हम लगा चुके हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि आपको जो पेमेंट रिसीव हुई है वो कम है। तो ये हमारे पास इस ऑर्डर की जो प्राइस है वो या तो हमने इसके बराबर आ रही है, तो यहाँ पर डिस्पैच ऑर्डर आ रहा है। तो इसी फार्मूले को अगर हम नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे तो हमारी बाकी जो ऑर्डर्स हैं उनके लिए भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। ड्रैग डाउन करने से पहले जो हमने फार्मूले में हमारी वैल्यूज़ हैं ट्रू वाली और फॉल्स वाली, उनको हम जो है एब्सोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि वो हम चाहते नहीं है कि वो वहाँ से मूव करें। तो ये मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूँ।
तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास पेमेंट जो है वो कम रिसीव हुई है। यहाँ पे 1000 कम आ रहा है, और यहाँ पे भी 1000 कम आ रहा है, और यहाँ पे भी 1000 की पेमेंट जो है वो शॉर्ट है। तो बाकी हम ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे, इनकी पेमेंट्स जो है वो पहले क्लियर होंगी। इफ़ का फंक्शन जो है बेसिकली आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लेक्स फार्मूले से भी इससे डिवाइज हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो इसका फंक्शन है वो इस तरह से है। इसके बाद जो सेकंड फंक्शन हमने देखना है वो लेंथ का फंक्शन है। लेंथ का फंक्शन बेसिकली करता ये है कि आपको कोई टेक्स्ट जो आपके पास अवेलेबल है उसमें बताता है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं। इसके लिए जो इलस्ट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि ये कुछ एम्प्लॉयज़ कोड्स जो हैं आपके जूनियर ने आपको जनरेट करके दिए हैं। अब आपने बेसिकली ये चेक करना है कि ये कोड्स जो हैं वो करेक्ट हैं, जनरेट हुए हैं या नहीं। उसके लिए कोड का एक पैटर्न दिया हुआ है कि कोड में पहले 3 लेटर जो हैं जो एम्प्लॉय होगा उसके फर्स्ट नेम में से आ रहे होंगे, और उसके बाद 3 डिजिट का डिवीजन कोड है वो आ रहा होगा, और उसके बाद 3 डिजिट का एम्प्लॉय कोड है। मतलब टोटल में ये हमारे पास 9 जो करेक्टर्स हैं वो एक कोड में आ रहे होंगे। तो उसको चेक करने के लिए सिंपल है, आप लेंथ का फंक्शन लगा दें, जहाँ पे 9 आपका आंसर आ रहा होगा वो ठीक होगा, और जहाँ पे आपका आंसर 9 से हट के आ रहा है तो वहाँ पे मतलब जो कोड है उसमें कोई गड़बड़ है। तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं लेंथ, और इसमें आपका सिर्फ एक आर्गुमेंट जाना है, वो बेसिकली आपने टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो वो आपको बता देगा। तो इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। अब ये 3 फार्मूलाज आ रहे हैं मेरे पास, 3 कोड्स आ रहे हैं जहाँ पे इशू है। इसमें 8 आ रहा है मेरे पास, और इसमें 6 आ रहा है, और इसमें 6 आ रहा है। तो इन 3 कोड्स में इशू है, बाकी 3 कोड्स जो हैं वो आपके करेक्ट जो हैं वो जनरेट हुए हुए हैं। इसके बाद हम अपने अगले फार्मूला की तरफ जाते हैं जो कि लेफ़्ट का फार्मूला है। लेफ़्ट का फार्मूला बेसिकली करता ये है कि रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। आप इसको किसी टेक्स्ट का अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं तो ये इसमें से जो स्टार्ट वाले कुछ लेटर्स होगा वो दे देगा, वो जितने भी आप स्पेसिफाई करेंगे वो उतने दे देगा, नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे। तो इसके लिए जो इलस्ट्रेशन मेरे पास है वो ये है कि एक बिज़नेस है जिसके डिफरेंट सिटीज़ में, और डिफरेंट सिटीज़ में आगे डिफरेंट एरियाज़ में ब्रांचेज़ हैं। लाहौर में ये गुलबर्ग आ रही है, इस्लामाबाद में एफ8 आ रही है, इसी तरह कराची में ख़ैबान जनाह, और लाहौर में आगे कैंट और मॉडल टाउन भी आ रहा है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जो ब्रांच नेम आ रहा है ना मेरे पास, वो एक यूनिफॉर्म नेम आ रहा है। इसमें पहले 3 जो लेटर हैं वो सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि इन ब्रांचेस नेम्स में से सिटी का नाम जो है वो सेपरेट हो जाए, और ताकि मैं फिर जो सिटी का फ़िल्टर है वो यूज़ कर सकूँ। उसके लिए ये फर्स्ट 3 जो लेटर्स हैं वो सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सिंपली अगर इन 3 लेटर्स को किसी तरीके से सेपरेट कर सकूं तो मेरे लिए सिटी को फ़िल्टर करना इजी हो जाएगा। तो वो आप लेफ़्ट के साथ जो है वो कर सकते हैं इसको। अगर आप लेफ़्ट का फंक्शन लगाएं और ये टेक्स्ट सेलेक्ट करें तो ये आपको पहले वाले कुछ जो लेटर है ना वो दे देगा। तो मुझे चाहिए पहले वाले 3 लेटर, क्योंकि वो 3 लेटर जो हैं वो सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन लगाया मैंने, तो इससे मेरे पास जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो मेरे पास आ गए हैं। तो अगर इसको मैं ड्रैग डाउन कर दूं तो ये मेरे पास सिटी इस तरह से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर सिटी का फ़िल्टर लगा के अपनी जो सिटी वाइज सेल्स हैं वो चेक कर सकता हूँ। इसके बाद ये एक सब्स्टिट्यूट का फंक्शन है। बेसिकली ये अभी रिसेंटली न्यू फंक्शन आया है। मैंने इसको ऑनलाइन देखा था, तो जहाँ से मैंने देखा था वहाँ पे इसके हवाले से ये था कि ये एक्सेल 365 से ऑनवर्ड अवेलेबल है। लेकिन अभी जो मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ वो एक्सेल 2021 है, तो इसमें भी ये वाला फंक्शन अवेलेबल है। लेकिन जो 2016 वाला है ना वो उसमें ये वाला फंक्शन जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है।
बेसिकली सब्स्टिट्यूट का फंक्शन ये करता है कि रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक कोई आपका टेक्स्ट है, उसमें से कोई एक टेक्स्ट जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ, तो लेटर चेंज करना चाह रहे हो या उसमें बाकायदा एक टेक्स्ट है पूरा वो आ रहा है, आप उसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो। जैसे कि कोई एक एक्सेल में पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में एक ख़ास लेटर है, आप उसको चेंज करके एक और लेटर के साथ चेंज करना चाह रहे हो, तो वो भी हो जाएगा। एक वर्ड आ रहा है, उसमें आपने एक अल्फ़ाबेट चेंज करना है, तो वो भी हो जाता है। तो इसमें जो मेरे पास एग्जांपल है वो अल्फ़ाबेट्स वाली है। इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि इन जो जितने भी टेक्स्ट आ रहे हैं, इनमें जो सी अल्फ़ाबेट है वो मैं चेंज करके बी कर दूँ। तो उसके लिए हम देख लेते हैं फार्मूला जो है वो किस तरह से डिज़ाइन होगा। सब्स्टिट्यूट का फार्मूला लगाया मैंने। तो जो सबसे पहला ये आर्गूमेंट मांग रहा है वो आपसे कह रहा है कि टेक्स्ट बताएं मुझे किस जो सेल है उसमें है। तो मैंने उसको रेफरेंस दे दिया A55 का। उसके बाद वो कह रहा है कि कौन सा टेक्स्ट है जो आप बदलना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जब आप अल्फ़ाबेट को लिख रहे हैं तो वो आपने अपोस्ट्रोफी में लिखना है। तो ये मैंने सी लिख दिया कि इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। आगे कोमा, फिर न्यू टेक्स्ट जो है वो मैं कौन सा चाह रहा हूँ कि सी की जगह पे कौन सा टेक्स्ट आ जाए, तो वो बेसिकली बी है जो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए। तो ये भी आपने अपोस्ट्रोफी जो है उसमें लिखना है, और ये ब्रैकेट्स क्लोज की मैंने, और ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब उसने सी को बदल के बी कर दिया, तो कैटल की जगह बैटल हो गया। और इसी तरह अगर इसको मैं नीचे करता हूँ तो कैट की जगह पे बैट हो गया और कैच की जगह पे बैच। अच्छा, अगर तो ये फार्मूलाज आपको साथ साथ समझ में आ गए हैं तो वेल एंड गुड। अगर समझ नहीं आए तो एक दफ़ा इनको रिवाइज कर लें। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि है कि इन फार्मूलाज की मदद से हम कैसे वन क्लिक एक फार्मूला डिज़ाइन करें जो कि हमें इनकम टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाते हुए हेल्प करे, जो कि हम हर 3 महीने बाद कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। अब ये मैंने एक डाटा जो है वो बेस बनाई हुई है। इसमें आपके पास विद होल्डिंग स्टेटमेंट में जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें ये एक्चुअल में किसी से परटेन नहीं कर रहा। नाम आपके देखे हुए हैं, ये मैंने ऐसे ही उठाए हैं। एनटीएन और जो सीएनआईसी वगैरह है ये अनरजिस्टर्ड का है और सारा एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में आ रहा है। आपके पास ऑफ कोर्स डिफरेंट सीएनआईसी होंगे, लेकिन होंगे इसी रेंज में कि सीएनआईसी आपके पास 13 डिजिट का और 2 उसके चेक डिजिट होंगे, और सीएनआईसी भी आपके एनटीएन जो है वो आपके पास 7 डिजिट्स और उसके बाद एक डैश और एक चेक डिजिट का होगा। और ट्रांजैक्शन डेट आ रही है इसमें, साथ में अमाउंट और टैक्स कलेक्टेड की अमाउंट आ रही है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो इसको डिज़ायर्ड फॉर्मेट में लेके आना है, क्योंकि जो इनकम टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट की टेम्पलेट होता है वो एक मैक्रो इनेबल्ड फाइल होती है। उसमें पहले आपने उसको वैलिडेट करना होता है, उसके बाद वो पोर्टल के ऊपर अपलोड होती है। तो वैलिडेशन जब करते हैं और अगर वहाँ पे CNIC और NTN इस फॉर्मेट में हो तो वो उसको वैलिडेट नहीं करता। वो जो फाइल है वो CNIC को डैशेस के बगैर उठाती है, और जो NTN है उसको सिर्फ 7 जो इसके फर्स्ट 7 डिजिट्स हैं वहाँ तक उठाती है। उसमें ना आपको डैश चाहिए ना आपको चेक डिजिट चाहिए होता है। हमने इसको डिज़ायर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जो डाटा सेट है उसमें डाटा किस तरह का है। तो बेसिकली या तो आपके पास CNIC आ रहा है या आपके पास NTN आ रहा है। तो CNIC की अगर आप लेंथ देखें तो वो 15 डिजिट है, 2 डैशेज हैं और 13 उसके वैसे डिजिट्स। और अगर NTN को देखें तो ये आपके पास 9 आ रहे हैं, 9 डिजिट्स, 9 करेक्टर्स इन टोटल बनते हैं। 7 इसके फर्स्ट डिजिट जो हैं और डैश है एक, और एक इसका चेक डिजिट जो है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं इसकी लेंथ के ऊपर कि अगर हमारे पास 15 डिजिट हो करेक्ट सेल की लेंथ, तो क्या हमें आंसर चाहिए। और अगर हमारे पास 9 डिजिट्स हों सेल में करेक्टर्स की लेंथ, तो फिर क्या हमें जो है वो आंसर चाहिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इफ़ का फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इसमें हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमें बेसिकली ये लगानी है कि अगर सेल की लेंथ जो सेल है उसमें कैरेक्टर्स की लेंथ 13 हो तो क्या हमें चाहिए, और अगर 9 हो तो हमें उसमें क्या चाहिए। मैं जो है फिर 13 वाली कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर 13 इसमें कैरेक्टर्स की लेंथ हो तो फिर मुझे क्या चाहिए। तो मैंने लेंथ का फार्मूला लगाया, इस सेल के ऊपर लेंथ का फार्मूला लगा दिया। तो कंडीशन है मेरी कि अगर इस सेल में कैरेक्टर्स की लेंथ 13 हो तो मुझे क्या चाहिए। तो अगर वैल्यू ट्रू होगी तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो डैशेस हैं ये ख़त्म हो जाएं और जो डिजिट्स हैं वो साथ में आ जाएं, 13 डिजिट्स मुझे मिल जाएं। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट का फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट। और ये मेरा टेक्स्ट है, इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डैशेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, और जो नया टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट तो मैंने कोई इंसर्ट नहीं करना, तो मैं सिंपली दो जो अपोस्ट्रोफी हैं वो इकट्ठे लगा दूंगा, वो ख़त्म हो जाए। अब अगर वैल्यू फॉल्स जो है वो मुझे क्या चाहिए। अगर यहाँ पे 13 कैरेक्टर लेंथ नहीं है तो लेंथ कैरेक्टर की होगी 9। मतलब अगर CNIC नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे एंडियन होगा दूसरा जो है। तो एंडियन अगर हो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो पहले वाले 7 कैरेक्टर हैं वो मेरे पास आ जाएं। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा लेफ़्ट का फार्मूला। लेफ़्ट का फार्मूला लगाया और मैं चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट 7 डिजिट्स हैं वो मेरे पास आ जाएं। तो ये मैंने लेफ़्ट का फार्मूला क्लोज़ किया और ये मैंने इफ़ का फार्मूला क्लोज़ किया। तो अच्छा, इसमें ना छोटा सा मसला हो गया। मसला ये हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 13 नहीं है कैरेक्टर्स, दो डैशेस भी हैं तो वो 15 होगा। तो अब अगर हम इसको लगाएं तो ये हमारे पास करेक्ट आ गया। तो ये आपके पास डैशेस के बगैर CNIC आ गया। अब अगर हम ये इसी को नीचे सारे सेल में पेस्ट कर दें तो ये देखें, ये हर जगह पे इसको हमारे पास जो है डिज़ायर्ड फॉर्मेट आ गया है। एनटीएन को उसने फर्स्ट जो 7 डिजिट्स हैं मुझे वो दे दिए हैं, और जो CNIC है उसके चेक डिजिट्स ख़त्म करके इसने मुझे दे दिए हैं। तो ये आप देखें एंड तक जो है उसने इसकी जो है ना वो करेक्शन कर दी हुई है। तो सिंपली आप इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे स्पेशल पेस्ट कर दें वैल्यूज़ के तौर पे। तो आपका जो डिज़ायर्ड आउटकम होगा वो हमें अचीव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन केस आप इसके अलावा किसी तरीके से इसको इससे फास्टर तरीके से कर रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपका एक्सेल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में वो भी कर सकते। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।